मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को बेली डांस करते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग उस लड़की पर नजर रखे हुए हैं। वो गाड़ी का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं और किसी तरह उसके घर के अंदर घुसने में भी कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग उस लड़की को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं, लेकिन इनका मिशन तो उस बच्ची को किडनैप करके कहीं और ले जाना था। अब उसके फादर के घर आने पर लगभग ये लोग पकड़े ही जाने वाले थे, लेकिन किसी तरह ये लोग वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। एबिगेल को एक पुरानी हवेली पर लेकर आते हैं और यहाँ आने पर हम लैम्बर्ट को देखते हैं, जो इनका यहाँ पर पहले से इंतजार कर रहा था। और लैम्बर्ट के कहने पर ही इस किडनैपिंग को अंजाम दिया गया था। उसका ये प्लान था कि वो एबिगेल के बदले में उसके अमीर डैड से $50 बिलियन की फिरौती मांगेगा और पैसे मिलने के बाद इन सबको इनका हिस्सा देकर आज़ाद कर देगा। अभी के लिए इन 6 लोगों ने एबिगेल को इसी हवेली में बांध कर रखना था, यानी किडनैपिंग के बाद एबिगेल की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी इन्हीं 6 लोगों की थी। फिर लैम्बर्ट उन सबसे कहता है कि यहाँ का सिर्फ एक ही रूल है, कोई भी अपना असली नाम और पहचान किसी को भी नहीं बताएगा। एक दूसरे को बुलाने के लिए ये लोग नकली नाम का इस्तेमाल करने वाले थे, जो नाम इन्हें लैम्बर्ट ने ही दिए थे। वो इन सब से उनके फ़ोन भी ले लेता है ताकि पुलिस उन लोगों को ट्रैक न कर ले। और जाने से पहले वो एक ज़रूरी बात और बताता है कि एबिगेल की आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी और उसके कमरे में जॉय के अलावा और कोई नहीं जाएगा। उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि कितने लोगों ने मिलकर उसकी किडनैपिंग की है। लैम्बर्ट के पूछने के बावजूद भी अभी तक उन्हें ये नहीं बताया गया था कि आखिर ये बेटी किसकी है। अभी तक इन्हें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एबिगेल के पिता एक बहुत ही अमीर इंसान है। लैम्बर्ट के जाने के बाद ये लोग एक दूसरे के बारे में गैस करने लगते हैं। जॉय लोगों को पहचानने में काफ़ी माहिर थी। वो फ्रैंक के बारे में कहती है कि तुम एक पुलिस डिटेक्टिव हो, जो कि उसने बिल्कुल सही बताया था। और जो पास में एक लड़की बैठी थी वो एक हैकर थी, जो लोगों के अकाउंट हैक कर लेती थी। उससे पैसों की तो बिल्कुल कमी ही नहीं थी, बस तुमने ये थ्रिल के लिए मिशन चुना है। और एक हट्टा-कट्टा नौजवान, वो कहती है कि तुम तो बिल्कुल कोई गुंडे हो गए। और एक ड्राइवर, जो कि तुम अपनी स्किल्स की वजह से हमारे साथ हो। और लास्ट में एक स्नाइपर, वो उसे कहती है कि तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम मिलिट्री वाले हो। सबके बारे में तो उसने बिल्कुल सही गैस कर लिया था, लेकिन अब बारी थी उसकी खुद की। तो तभी फ्रैंक कहता है कि तुम भी तो मिलिट्री में एक डॉक्टर थी, ड्रग्स की लत ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा और अब तुम्हारा बेटा भी तुमसे दूर हो गया है और इसीलिए तुम इतनी सारी कैंडीज खाती रहती हो। अब ये सब सुनने के बाद जॉय एबिगेल के कमरे में जाती है और उसकी आंखों पर बंधी पट्टी को वो हटा देती है, यानी उसने लैम्बर्ट का एक रूल तोड़ दिया था। अब एबिगेल काफ़ी डरी हुई थी। उसे शांत करने के लिए जॉय कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि ना तो मैं ही तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाऊंगी और ना ही किसी और को तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने दूंगी। अब बातों बातों में ये दोनों एक दूसरे से घुलने मिलने लगते हैं और जॉय एबिगेल को बताती है कि मेरा भी एक बेटा है, जो कि लगभग तुम्हारी ही उम्र का है। एबिगेल को ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है। वो कहती है कि आप ज़रूर अपने बेटे से काफ़ी प्यार करती होंगी, पर मेरे डैड काफ़ी अजीब हैं। वो काफ़ी गुस्सैल हैं, वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। जॉय के बाहर जाने से पहले एबिगेल उसे वार्न करती है कि आज रात बहुत कुछ बुरा होने वाला है। एबिगेल की बातें सुनकर उसे काफ़ी अजीब लगता है। नीचे आने के बाद वो सभी लोगों से कहती है कि मुझे तो शक है कि एबिगेल के डैड काफ़ी खतरनाक इंसान है। हमने किडनैपिंग की है, कम से कम हमें तो पता होना चाहिए कि हमने आखिर किसकी बेटी की किडनैपिंग कर ली है। फ्रैंक जॉय की बातों से सहमत था। वो बिना वक्त गवाए एबिगेल के कमरे में जाता है और उसे डरा धमकाकर उसके डैड का नाम पूछ लेता है। एबिगेल के डैड का नाम सुनकर अब वो शॉक हो जाता है और वो काफी घबरा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर की बेटी को किडनैप कर लिया था। ये बात वो सभी लोगों को जाकर बताता है और उसकी बात सुनकर सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं। फ्रैंक अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता है कि कैसे उसके साथ के 3 ऑफिसर ने उस गैंगस्टर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की थी। इसके बाद उन्हें काफ़ी खौफनाक विजन दिखाई देने शुरू हो गए। उन तीनों को सेफ्टी के लिए होटल के सबसे सेफ रूम में रखा गया, जहां 24 घंटे की सिक्योरिटी रहती थी। रूम के अंदर जाने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते थे, एक दरवाज़ा और एक खिड़की। उस कमरे के अंदर घुसना नामुमकिन था, लेकिन जब सुबह दरवाज़ा खोला गया तो अंदर से उन तीनों ऑफिसर्स की लाशें ही मिली। ये सुनने के बाद वो लोग अब अंदाज़ा लगा सकते थे कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अब सब लोग डर से पागल होने लगे थे, सिवाय एक ड्राइवर के, क्योंकि उसे इनकी कहानी पर कोई यकीन नहीं था। इसके बाद वो किसी काम से बेसमेंट की तरफ चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि उस पर किसी ने हमला कर दिया है। वो जोर से चीख मारता है और जो लड़की हैकर है वो उसकी आवाज़ सुन लेती है। जब वो चेक करने के लिए वहाँ जाती है तो वो देखती है कि किसी ने ड्राइवर का गला ही काट दिया था। अब वो घबराई हुई लड़की सबके पास आकर बताती है कि हम पर हमले शुरू हो चुके हैं,
जो सुनकर स्नाइपर कहता है कि मुझे पैसे तो बिल्कुल नहीं चाहिए भाई, मैं तो यहाँ से निकलने वाला हूँ। जैसे ही वो आदमी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और दरवाजे अपने आप ही लॉक हो जाते हैं। पूरे घर के खिड़की और दरवाजों के सामने एक मेटल शील्ड आ जाती है, जिसका मतलब अब ये लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। और साथ ही इन लोगों को अब ये भी पता चल चुका था कि इस हवेली के अंदर कोई तो किलर है जो अब इन लोगों को मारने वाला है, इसलिए अब ये सभी चौकन्ने हो जाते हैं। जॉय एबिगेल से पूछने के लिए जाती है कि क्या उसे इस हमले के बारे में कुछ पता है। एबिगेल बताती है कि फ्रैंक मेरे डैड का ही आदमी है और जब वो कमरे में आया था उसने मुझे धमकाया कि मैं ये किसी को भी ना बताऊं। ये सुनकर जॉय को काफी गुस्सा आता है। इससे पहले कि वो फ्रैंक के पास जाती, वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि स्नाइपर को भी किसी ने मार डाला है। उसे इतने भयानक तरीके से मारा गया था कि किसी ने उसका पूरा मुंह ही नोच डाला था। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद वो अपने गन पॉइंट पर फ्रैंक को रख लेती है। फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये बच्ची हमारे साथ खेल खेल रही है, वो हमसे झूठ बोल रही है, लेकिन जॉय उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और इसी बात पर लड़ते लड़ते वो लोग एबिगेल के कमरे के सामने आ जाते हैं। एबिगेल उन्हें लड़ता हुआ देख रही थी और साथ ही साथ अपनी हथकड़ियां भी उतार रही थी और फिर देखते ही देखते वो एक भयानक वैम्पायर में बदल जाती है, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। अब एबिगेल उन पर हमला कर देती है, जिसे देखकर फ्रैंक उसे गोली मार देता है, पर बजाय इसके कि वो मर जाती, एबिगेल खुद को दोबारा से हील कर लेती है। अब ये सब देखकर वो लोग और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं और एबिगेल को उसी कमरे में लॉक करके वहाँ से बाहर निकल आते हैं। एबिगेल को देखकर अब ये लोग ये भी समझ जाते हैं कि सिर्फ एबिगेल ही नहीं बल्कि उसके डैड भी एक वैम्पायर हैं, इसीलिए सब उनसे डरते हैं। और अभी तक जितने भी मर्डर यहाँ पर हुए हैं वो और किसी ने नहीं बल्कि एबिगेल ने ही किए हैं। और अगर अब इन्हें भी जिंदा रहना है तो एबिगेल को मारना होगा। अब सभी अपने लिए एक एक हथियार ढूंढ लेते हैं उस वैम्पायर को मारने के लिए, यानी एबिगेल को मारने के लिए। लेकिन जॉय इनका साथ नहीं देती। उसका मानना था कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो एबिगेल के साथ कोई डील कर लेनी चाहिए, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता और वो लोग एबिगेल को मारने के लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। जब वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि एबिगेल स्नाइपर की लाश के साथ डांस कर रही है। अब ये लोग एबिगेल पर हमला कर देते हैं, लेकिन एबिगेल उल्टा इन पर ही भारी पड़ने लगती है, यहाँ तक कि किसी भी धार्मिक चीज़ का उस पर तो कोई असर ही नहीं होता। अब किसी तरह वो लोग अपनी जान बचाकर एबिगेल के कमरे से बाहर निकल आते हैं। अब जॉय उन्हें कहती है कि हमें एबिगेल को वही बेहोशी वाला इंजेक्शन लगाना चाहिए, क्योंकि पहले भी वो उसी से बेहोश हुई थी। उसकी ये बात सुनकर अब सभी उसका साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद वो सब अब अपने काम को अंजाम देते हैं, लेकिन एबिगेल इतनी आसानी से इनके हाथ कहाँ लगने वाली थी। वो सब पर भारी पड़ रही थी, लेकिन उनकी टीम का वो गुंडा किसी न किसी तरह एबिगेल को पीछे से पकड़ ही लेता है। इसके बाद जॉय उसे वो बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा देती है। इस सब के दौरान एबिगेल ने उनकी एक साथी को काट भी लिया था। उन्हें ये भी डर था कि कहीं वो लड़की भी एक वैम्पायर न बन जाए। फिर जब एबिगेल को होश आता है तो वो खुद को एक बहुत बड़े पिंजरे में कैद पाती है। इसके बाद ये लोग एबिगेल से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम चाहती क्या हो। इन्हें एक चौंका देने वाली बात पता चलती है कि असल में इन्होंने एबिगेल को किडनैप नहीं किया, बल्कि एबिगेल ने इन सब को किडनैप किया था। ये सारा प्लान एबिगेल का ही था। लैम्बर्ट भी एबिगेल के साथ ही मिला हुआ है। भले ही एबिगेल दिखने में एक छोटी सी बच्ची लगती है, लेकिन वो इस दुनिया में 100 सालों से रह रही है। फिर वो उन्हें बताती है कि तुम लोग यहाँ पर इस वजह से हो क्योंकि तुम लोगों ने किसी न किसी तरीके से मेरे डैड को नुकसान पहुँचाया है, जिनमें से हैकर ने एबिगेल के डैड का अकाउंट हैक किया था और उसमें से कई मिलियन डॉलर चुरा लिए थे। फ्रैंक ने उसके डैड के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की थी। जॉय जो कि मिलिट्री डॉक्टर थी, उसने ड्रग्स के नशे में एबिगेल के डैड के एक आदमी का गलत ऑपरेशन कर दिया था, जिसके कारण उसके डैड को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। जॉय उसकी बातें सुनकर ये कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे डैड तुम्हें अब पसंद नहीं करते, तुम चाहे कुछ भी कर लो, अब वो तुम्हारी तरफ मुड़कर देखेंगे भी नहीं। अब इन सब बातों के दौरान वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे, उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। अब फ्रैंक को कहते हैं कि तुम एबिगेल पर नजर रखोगे और बाकी सभी लोग जाकर रास्ता ढूंढेंगे। अब सबके जाने के बाद एबिगेल फ्रैंक के साथ एक डील करती है। वो कहती है कि तुम मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी, बाकी सबको मार दूंगी। अब बातों ही बातों में फ्रैंक इस बिल्डिंग से निकलने का रास्ता उससे पूछ लेता है। वो बताती है कि लाइब्रेरी में एक बुक है जिसे प्रेस करने पर यहाँ के सारे सिक्योरिटी सिस्टम बंद हो जाएंगे। ये सुनने के बाद फ्रैंक एबिगेल के साथ की हुई डील को तोड़ देता है और अपने साथियों को रास्ता बताने के लिए जाने लगता है। अब उसे धोखा देते देख गुस्से में एबिगेल उस पिंजरे का दरवाजा ही तोड़कर बाहर निकल आती है
और फ्रैंक पर हमला कर देती है। वो फ्रैंक को मारने ही वाली थी कि सही टाइम पर जॉय आकर एक हैमर से खिड़की को तोड़ देती है। अब क्योंकि सुबह हो चुकी थी तो खिड़की से आने वाली सूरज की रोशनी एबिगेल के हाथ पर पड़ती है, जिससे कि उसका हाथ एक बॉम्ब की तरह फट जाता है। एबिगेल यहाँ से जाकर अंधेरे में छुप जाती है और वो खुद को दोबारा से ठीक कर लेती है। अब थोड़े टाइम के लिए ही सही, पर वो लोग एबिगेल से बच जाते हैं क्योंकि जहाँ पर वो बैठे हुए हैं वहाँ सूरज की रोशनी आ रही है। आखिर वो लोग और कितना टाइम यहाँ पर रह सकते थे, क्योंकि कभी ना कभी तो रात दोबारा से होनी ही है और दोबारा इनका सामना एबिगेल से होना ही था। अब इन्हें यहाँ से बाहर तो निकलना ही था, इसलिए ये लोग दो दो की ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं और बाहर जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब जिस लड़की को एबिगेल ने काट लिया था वो उसके कंट्रोल में आ जाती है, जिसके बाद एबिगेल उसे भी एक वैम्पायर में बदल देती है और फिर वो उस लड़की को अपने ही साथी को मारने का ऑर्डर दे देती है और वो लड़की बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो अपने पार्टनर को बड़ी ही बेरहमी से मार डालती है। जॉय जो दूर खड़ी ये सब देख रही थी, इससे पहले कि वो लड़की उसे मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ जाए, जॉय पास ही में पड़े एक मिरर से सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है और अब क्योंकि वो लड़की एक वैम्पायर बन चुकी थी तो जैसे ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है वो एक बॉम्ब की तरह फट जाती है। अब उनके सभी साथी मारे जा चुके थे, अब सिर्फ बचे थे फ्रैंक और जॉय, जो कि यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। अब वो लाइब्रेरी में जाते हैं। एबिगेल के बताए हुए रास्ते से वो लोग एक दरवाज़ा खोलने में कामयाब भी हो जाते हैं, जिसके अंदर एक कंट्रोल रूम था जहाँ पर उन्हें लैम्बर बैठा हुआ दिखाई देता है। बिना वक्त गवाए सीधा लैम्बर को गोली मार देता है, लेकिन लैम्बर दोबारा खुद को हील कर लेता है क्योंकि वो भी एक वैम्पायर ही था। लेकिन लैम्बर उन्हें नहीं मारता। वो बताता है कि आज से 2 साल पहले उसे भी एक वैम्पायर में बदल दिया गया था और उसके बाद से ही वो एबिगेल के लिए काम कर रहा है। वो हर एक ऐसे आदमी को ढूंढता है जिसने किसी न किसी तरह एबिगेल के डैड को नुकसान पहुंचाया हो। उन्हें ढूंढकर यहाँ लेकर आता है, जिसके बाद एबिगेल उनके साथ इमोशनली खेल खेल कर उन लोगों की जान ले लेती है और उन लोगों को मारने के बाद एबिगेल को काफ़ी अच्छा महसूस होता है। अब लैम्बर्ट भी एबिगेल के लिए नौकरों के जैसे काम कर करके थक चुका था। वो एबिगेल से छुटकारा चाहता था, जिसके लिए वो फ्रैंक से मदद चाहता है और इसके लिए सबसे पहले उसे फ्रैंक को मारकर एक वैम्पायर में बदलना होगा, जिसके बाद सबसे पहले वो एबिगेल को मारते और उसके बाद उसके डैड को, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर समझता है, और उसे मारने के बाद उसकी हर एक चीज के ये लोग मालिक बन जाएंगे। फ्रैंक को उसका ये आइडिया बहुत पसंद आता है, वो मान जाता है। लैम्बर्ट सबसे पहले उसकी गर्दन पर काटता है, जिसके बाद वो उसे अपना खून पिलाकर एक वैम्पायर बना देता है और अब वैम्पायर बनते ही वो सबसे पहले एक धारदार लकड़ी को उठाकर लैम्बर्ट के दिल में घोंप देता है, जिससे वो मारा जाता है। क्योंकि लैम्बर्ट के प्लान को सुनकर उसके मन में इतना लालच आ गया कि अब वो खुद ही एबिगेल के डैड को मारकर उसकी सारी दौलत को हड़पना चाहता है। और अब वैम्पायर बनने के बाद वो खुद को बहुत ताकतवर महसूस कर रहा था। अब इससे पहले कि फ्रैंक एबिगेल को मारने के लिए उसके पास जाता, एबिगेल खुद ही उसके पास आ जाती है और अब इन दोनों के बीच बहुत ही घमासान युद्ध स्टार्ट हो जाता है। एबिगेल जो अकेली सब पर पहले भारी पड़ रही थी, अब वो फ्रैंक के साथ लड़ नहीं पा रही है क्योंकि फ्रैंक उससे बड़ा है। फिर हम जॉय को देखते हैं, जिसे ये यकीन था कि अब बचने वो भी नहीं वाली। वो अपने बेटे को आखिरी बार कॉल करने के लिए भागती है। जब जॉय फोन करने की कोशिश करती है तो फ्रैंक अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है। वो जॉय की बहुत पिटाई करता है, उसे उठाकर इधर से उधर फेंकने लगता है, लेकिन आखिर में फ्रैंक जॉय को भी काट लेता है, जिससे कि अब वो भी एक वैम्पायर बन जाती है। इसके बाद यहाँ पर एबिगेल भी आ जाती है और अब क्योंकि जॉय भी एक वैम्पायर बन चुकी है तो एबिगेल उसके साथ फ्रैंक को मारने के लिए एक डील करती है। लेकिन उनके लिए खतरे की बात यह भी थी कि जॉय फ्रैंक के काटने से वैम्पायर बनी थी, जिस वजह से फ्रैंक जॉय को कंट्रोल कर सकता था और फिर फ्रैंक जॉय को कंट्रोल करके एबिगेल को मारने का ऑर्डर देता है। अब एबिगेल को मारने के लिए जॉय आगे बढ़ने लगती है, लेकिन फिर अचानक जॉय वापस फ्रैंक पर ही हमला कर देती है, जिसके बाद वो उसके दिल में एक हथियार घोंप कर उसे भी मार डालती है और वो भी बाकी वैम्पायर्स की तरह फट जाता है। और अब बस एबिगेल और जॉय ही जिंदा बची थी। एबिगेल जॉय को मारना नहीं चाहती थी क्योंकि जॉय ने शुरू से ही एबिगेल के साथ अच्छा व्यवहार किया था, जिस कारण एबिगेल अब उसे पसंद करने लगी थी। फिर एबिगेल जॉय को कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो और तुम ये मत समझना कि अब तुम यहाँ से जाने के बाद भी वैम्पायर बनी रहोगी, क्योंकि जिस वैम्पायर के काटने से तुम वैम्पायर बनते हो, अगर वो वैम्पायर मारा जाता है तो जहां उस वैम्पायर ने तुम्हें काटा था वो जख्म भर जाएंगे तो तुम भी वापस से एक नॉर्मल इंसान बन जाओगी। जॉय ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अब वो यहाँ से निकलने ही वाली थी कि उससे पहले ही एबिगेल के डैड यहाँ पर आ जाते हैं।
वो जॉय को पकड़कर खाने ही वाले थे कि तभी एबिगेल उन्हें रोक लेती है और कहती है कि डैड, इसे आप नहीं खाएंगे क्योंकि इसने मेरी जान बचाई है। एबिगेल के डैड उसकी बात मान लेते हैं और वो जॉय को कहते हैं कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मेरा दोबारा से तुम्हें खाने का मूड हो जाए। और जॉय भी बिना टाइम गवाए यहाँ से निकल जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।